सवाल मेरा रहेगा कॉन्स्टिट्यूंसी असर जो है वो एरिया बटा हुआ है, कुछ एरिया जो है रामन में गया है और कुछ जो है डोडा में है, लेकिन उन लोगों को इन सब स्कीमों का लाभ नहीं मिलता है। अगर वो रामन जाते हैं उनको बोलते हैं डोडा जाओ, डोडा में डोडा वालों को बोलते हैं जाओ रामन में। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है तकरीबन 3 पंचायतों को जो है डिस्ट्रिक्ट रामन में रिसेंटली कन्वर्ट किया गया। रुतबा जानना चाहूँगा कि क्या आपको स्कूल्स में इस चीज़ के रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग दी जाती है या कोई भी आपको सिखाया जाता है कि आप डिबेट्स में कैसे हिस्सा लें? हाँ, स्कूल दौरे में और हमारे साथ मौजूद है डीडीसी चेयरपर्सन या डीडीसी चेयरमैन को मैं डीसी चेयरमैन धनहतर सिंह कोतवाल जी हमारे साथ मौजूद है। आज टाउन हॉल डोडा में जो है 68 ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक जो है मनाया गया, इसी हवाले से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। आपका भी खुशामदीद है कि आप इस प्रोग्राम में आए और आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और सारी चीज़ें डिटेल्ड आपको जो है पता लग गया है। सर, आज इस सेमिनार के हवाले से मैं जानना चाहूँगा जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया, लोगों को जो है इसमें अवेयरनेस दी गई, तो क्या आपको लगता है कि इस अवेयरनेस के बाद जो है लोगों में जो है इस कोऑपरेटिव के बारे में पता चलेगा? बिल्कुल, अगर ये चीज़ें जो हैं जैसे आज हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया, इससे पहले स्टेट लेवल पर हुआ था और आने वाले समय में इसको ब्लॉक लेवल तक किया जाएगा, पंचायत लेवल तक किया जाएगा। और जब भी ये चीज़ें लोगों तक पहुंचती है, लोगों को पता लगता है कि सरकार की तरफ से कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं, कौन कौन से मौके जो है दिए जा रहे हैं, तो उसको लोग जो है समझते हैं और उसके बाद उसका फ़ायदा लिया जाता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि लोगों को इसमें जो है हिस्सा लेना पड़ेगा और उस अपने जीवन को जो है वो सुधार सकते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं अगर वो इसमें इस तरीके से काम करेंगे। अपना डेयरी फार्म खोलेंगे, पोल्ट्री फार्म खोलेंगे और दूसरी चीज़ें जो हैं वो करेंगे, तो सरकार में भी इसमें जो है बहुत सारी इंसेंटिव्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम आए हुए हैं। जैसे अगर किसी ने डेयरी खोलनी है तो उसके लिए जो है उसको मुफ्त में गाय दी जाती है या उसमें जो है 50% सब्सिडी दी जाती है। वैसे बहुत सारी स्कीमें हैं। अगर किसी ने दुकान खोलनी है डेयरी रिलेटेड तो उसमें भी इस किस्म के बेनिफिट हैं। तो नौजवानों को और क्या चाहिए? सर, मैं एक सवाल मेरा यहाँ पे रहेगा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्कीम है जो अलग अलग डिपार्टमेंट बताता है, लेकिन हमें शिकायत मिलती है क्योंकि हम अलग अलग एरियाज़ में जाते हैं, हमें शिकायत मिलती है कि जो भी वो बताते हैं उस पर अमल नहीं होता है या सिर्फ हमें घुमाया जाता है। जब भी ऑफिस में जाता है हमें सिर्फ घुमाया जाता है, कभी बोलते हैं वहाँ जाओ, कभी बोलते हैं यहाँ जाओ। तो कितना सही ये होगा कि अगर उन लोगों को ऑन स्पॉट ये सब काम जो है किया जाए? अब ज़रूरत तो उसकी है कि हर जगह मोदी जी नहीं पहुंच पाएंगे, हर जगह हमारे एलजी साहब नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए एक तो जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं जिनको ये जिम्मेवारी हैं, उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि ये जो मेरे पास नौजवान आ रहा है ये मेरा बच्चा हो सकता है, किसी और का बच्चा होता है, तो उसकी भावनाओं को समझते हुए उसको जो है इनकरेज करना चाहिए। अगर फिर भी कहीं नहीं हो पाता है तो सरकार की तरफ से यहाँ पर PRIs 3 टायर सिस्टम जो है खड़ा किया गया है और बहुत सारी उनके पास जो है आज की डेट में जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारी उनके पास हकूक़ हैं, वो उनका भी मदद ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और अगर कहीं पर उनको लगता है कि वहाँ पर नहीं होता है तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं 24/7 हम यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। हमारे पास आइएगा, हम उनकी जो है प्रॉब्लम को हल करेंगे और उनका जो जायज़ उनका हक है उनको दिलाया जाएगा। चेयरमैन साहब, आखिरी सवाल मेरा रहेगा कॉन्स्टिट्यूंसी असर जो है वो एरिया बटा हुआ है, कुछ एरिया जो है रामन में गया है और कुछ जो है डोडा में है, लेकिन उन लोगों को इन सब स्कीमों का लाभ नहीं मिलता है। अगर वो रामन जाते हैं उनको बोलते हैं डोडा जाओ, डोडा में डोडा वालों को बोलते हैं जाओ रामन में। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है तकरीबन 3 पंचायतों को जो है डिस्ट्रिक्ट रामन में रिसेंटली कन्वर्ट किया गया। उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आपने भी अभी तक उसमें कोई कदम नहीं उठाया। लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी आपसे क्योंकि आपकी वहाँ से डीडीसी भी है, तो अभी तक उनको कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। सर, आपको पता होगा कि यहाँ पर डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है कुछ देर से यहाँ पर चल रहा है और इस बार सरकार का ये लक्ष्य है कि यहाँ पर विद इन द डिस्ट्रिक्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगी, जैसे आपने कहा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उधर है, डिस्ट्रिक्ट इधर है, तो आने वाले समय में बहुत जल्द ही आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी आपके पास है, कॉन्स्टिट्यूंसी भी इधर आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट भी उनका कॉन्स्टिट्यूंसी ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो है उनका बीच में अलग अलग बटा हुआ है। वो लोग जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे। अगर वो इस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी इधर रहेगी। अगर वो उस डिस्ट्रिक्ट में अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है तो उनका डिस्ट्रिक्ट भी वहाँ रहेगा। लेकिन उन लोगों का कहना है कि इन सब स्कीमों का उनको लाभ नहीं मिलता है क्योंकि 3 पंचायतें ऐसी है वहाँ पे जिनको किसी भी स्कीम का जो है फ़ायदा नहीं मिलता है, कोई भी फ़ायदा उनको इन स्कीमों का नहीं होता है।
क्योंकि उनको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट घुमाया जाता है। नहीं, उसको मैं कह रहा हूँ कि ये टेम्परेरी फेज़ है, शायद ये 2-3 महीने में सब कुछ हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर उनको कहीं लगता है कहीं पर दिक्कत आ रही, तो मैंने कहा कि मैं 24/7 अवेलेबल हूँ यहाँ पर, वो मेरे पास आए। अगर उनका कोई ऐसा कोई पेंडिंग मामला है तो हम यहाँ से या वहाँ से उसको जो है डील करवा के उसको हैंडल करके उनको उसका बेनिफिट दिलाया जाएगा। सर, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा? हमारे आज के इस प्रोग्राम में आपके माध्यम से मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि वो अपने आप को कुछ न कुछ करने के लिए वो सिर्फ डिग्रियों के पीछे ना जाएं, बल्कि कुछ ना कुछ महारत हासिल करें। उसके लिए उनको टेक्निकल ट्रेंड होना पड़ेगा। और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जो लड़के हैं वो डिग्रियां लेके हैं और उनको अगर प्रैक्टिकली कुछ पूछा जाए तो कोई पता नहीं होता है। लिहाजा अगर आपने सुखी रहना, आपने खुश रहना है तो आप प्लम्बरिंग का काम देखिए कि प्लम्बर की कितनी ज़रूरत होती है, और मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ करने से अच्छा उसको आ सकता है। उसी तरह इलेक्ट्रिशियन का काम है, उसी तरह ड्राइवर्स के काम है, उसी तरह से और बहुत सारे काम हैं। तो उन सब लोगों को अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अपने आप को कोई ना कोई इसमें जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है और है दूसरा तीसरा है, तो उसमें उन्होंने अपनी जो है रुचि जो है दिखानी चाहिए। और खामखा ये नहीं कि किसी के पीछे पड़ गए कि नौकरी मिलेगी। नौकरी किसी को जिसको मिलनी है, जो काबिल है, उसको मिल जाएगी। नौकरी का ज़माना तो गया, लेकिन जो है आज के डेट में किसी को मौक़ों की कोई कमी नहीं है, कोई भूखा नहीं रह सकता है। लिहाजा मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि वो बुरी आदतों से बचें, नशों से बचें और आपस में जो है प्रेम और सद्भावना उसको बनाए रखें, क्योंकि ये हमारा जो मुल्क है इसमें सब किस्म के लोग रहते हैं, सब धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। और कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि आपस में किसी दूसरे धर्म का गियाबत करनी है, दूसरे धर्म का बैर करना है, तो उससे आपकी तरक्की नहीं होगी। अगर ये चीज़ें सारी जो यहाँ पर अमन व अमान बहाल रहा, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारा जो पिछले 15-20 साल हमारे मिलिटेंसी में ज़ाया हो गए हैं, हमारे बहुत सारे नौजवान मारे गए हैं, बहुत सारे जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, दूसरे तीसरे लोग जो है मारे गए हैं, और डेवलपमेंट के काम भी काफ़ी इससे सफ़र हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरीके से हालात सुधर रहे हैं, दफ़ा 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद पूरे देश के कानून यहाँ पर लागू हो रहे हैं, पूरे देश के जो है बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर पंचायतें 370 से पहले उनके पास कोई पावर नहीं होती थी, उनके पास कोई उस किस्म के अधिकार नहीं होते थे। वो सरपंच जो है खाली सेक्रेटरी का झोला उठाने के लिए होता था। आज पूरी पावर सरपंच के पास है। तो ये दफ़ा 370 ख़त्म होने के बाद ही हमें मिला है। तो इसका फ़ायदा लेते हुए आने वाले समय में और अच्छा हो, उसके लिए हम यहाँ पर अमन व अमान और अपना आपसी भाईचारा जो है उसको बना के रखें, तो आने वाला समय हमारे लिए और अच्छा समय होगा। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आज जो यहाँ पे 68th ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक जो यहाँ पे मनाया गया, उसी हवाले से मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है शाइन पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट, जिन्होंने डिबेट में जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल की। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और किस स्कूल से आप पढ़ी लिखी? मेरा नाम रुतबा फ़ातिमा नेहरू है और मैं शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में क्लास 11th में पढ़ती हूँ। रुतबा, जानना चाहूँगा कि आज आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, तो किस हवाले से आपने जो है आज यहाँ पे डिबेट की थी, किस हवाले से आपने की थी? आज की हमारी जो डिबेट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई थी टाउन हॉल डोडा में, इसका जो थीम था वो था कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है काम करती है अपलिफ्टमेंट के लिए, वीकर सेक्शंस के लिए, यूथ के लिए, वुमेन के लिए, और उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कि वो अपने आप को जो है सोसाइटी में रिप्रेजेंट कर सके। तो ये टॉपिक जो था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये लोगों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। रुतबा, जानना चाहूँगा कि जो आपने आज डिबेट की, तो इससे पहले भी अपने डिबेट्स किए होंगे, कई बार आपने हार का भी सामना किया होगा, तो क्या आपको ऐसा लगा कि मैं अब आगे डिबेट नहीं करूँगी या मैं आगे डिबेट में हिस्सा नहीं ले पाऊँगी? हमें ये सोच के डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए कि हमें पोजीशन आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है जब उनको पोजीशन नहीं आती है तो वो निराश हो जाते हैं। कुछ बच्चे आज ऐसे भी थे जिनको नहीं आई तो वो निराश हो गए। उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है इस पोजीशन
हासिल करने के लिए डिबेट में जा रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर पब्लिक स्पीकिंग का स्किल होना चाहिए, हम लोगों के सामने कुछ बोल पाने चाहिए, हमारे अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि हम अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करें, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रिप्रेजेंट करें, अपने हिडन टैलेंट को बाहर लाएं। तो ये टैलेंट जो है, ये पब्लिक स्पीकिंग का टैलेंट हर एक को अपने अंदर डेवलप होना चाहिए। ये किसी के अंदर इनबॉर्न नहीं होता है, ये खुद ही डेवलप करना पड़ता है पब्लिक स्पीकिंग का टैलेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम अपने आप को लोगों के सामने पेश कर सकें। रुतबा, जानना चाहूँगा कि क्या आपको स्कूल्स में इस चीज़ के रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग दी जाती है या कोई भी आपको सिखाया जाता है कि आप डिबेट्स में कैसे हिस्सा लें? हाँ, स्कूल्स में हमें बहुत एनकरेज किया जाता है इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि स्कूल में हमें आगे निकाला जाता है। मॉर्निंग असेंबली में हमें बोला जाता है कि आप अपने व्यूज़ को शेयर करो, एक्सप्रेस करो, लोगों तक पहुँचाओ, स्टूडेंट्स तक पहुँचाओ। कैसे आप बोलते हो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि अपने आप को जब आपने किसी के सामने प्रेजेंट करना है तो वही आपका फ़र्स्ट इंप्रेशन होता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन को कैसे आपने बिल्कुल इफ़ेक्टिवली किसी पे डालना है, तो वो बहुत मैटर करता है। तो स्कूल जो हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब एनकरेज करते हैं इन कॉम्पिटिशन्स के लिए, और हमें बोलते हैं कि इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि इनसे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और आप जो है आगे आगे कामयाब होते हो। किस तरीके से आप इस टीचर्स का, अपने जो आपके उस्ताद किराम हैं, उनका किस तरीके से आप शुक्रिया अदा करते हैं? मैं उनकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि वो हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए। मेन मकसद इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना पोजीशन हासिल करना नहीं है, और पोजीशन ना आए तो फिर निराश हो जाना, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। जब हम इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर हमें फेलियर्स का सामना करना पड़ा तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को पॉजिटिव तरीके से बूस्टअप करना चाहिए ताकि हम और ज़्यादा इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें। और मैं स्कूल वालों की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ जो हमें इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करते हैं। आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके कॉलीग्स के लिए, आपके स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आप जब इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको जो है एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ये कॉम्पिटिशन्स आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको, और जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीख लेते हो किसी के सामने, तो आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग जो है एक आम सी बात बन जाती है। आप किसी के सामने भी अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हो, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो। और कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी होती है हमारे सोसाइटी में जो अपने बच्चों को पीछे रखती हैं, अपने बच्चों को इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने नहीं देती हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। उनको अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, उनको पार्टिसिपेट करने देना चाहिए, ताकि उनके बच्चे जो है सीख सके और कामयाब हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थी शाइन पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट, और कैसे इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है हिस्सा लेना चाहिए, अगर हार का भी सामना करना पड़े लेकिन उसके बावजूद भी जो है रुकना नहीं चाहिए। आज उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, शाइन पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा की स्टूडेंट है। और उसके अलावा हमारे मैसेज जो डीडीसी चेयरपर्सन की तरफ से जो है लोगों को दिया गया है, उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस पर अमल करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, परवेज़ बाग, डोडा।